नमस्कार दोस्तों, मैं राजा राम शर्मा और आज हम काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं और एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विदलन। विदलन क्लीवेज। विदलन क्या होता है? देखिए, आप सबको पता है लैंगिक जनन में युग्मक मिलकर के युग्मनज बनाते हैं। लैंगिक जनन में युग्मक मिलकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसे हम बोलते हैं जायगोट। ठीक है, युग्मनज या जायगोट। ये जो जायगोट होता है ये कैसा होता है भाई? एक कोशिक होता है, मतलब एक कोशिक, यूनिसेल्युलर होता है। ठीक है, अब ये एक कोशिक जायगोट बन चुका है निषेचन के फलस्वरूप, और ये एक कोशिक कैसा होता है? 2n होता है। इसका मतलब ये द्विगुणित होता है, डेप्लॉइड होता है। अब एक कोशिक युग्मनज में कोशिका विभाजन होगा और एक से बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी, मतलब भ्रूण का निर्माण होगा। तो भ्रूण के लिए बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी। अब एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं के बनने के प्रोसेस को हम कोशिका विभाजन कहते हैं। क्लियर है कि कोशिका विभाजन के द्वारा एक से ज़्यादा कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो हमने पढ़ा है कोशिका विभाजन होता है दो प्रकार का। कौन कौन सा? समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन दो प्रकार का विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन केवल युग्मकों के निर्माण के समय होता है, मतलब यहाँ जो युग्मनज बना है ये युग्मनज बना है युग्मकों के संयोग से, मतलब गैमेट के जब आपस में फ्यूज़न होता है तो जायगोट का निर्माण होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये बना है युग्मनज, और ये युग्मनज बना है तो इसमें आगे जब कोशिका विभाजन होगा तो अर्धसूत्री विभाजन तो नहीं हो सकता। तो फिर हमारे पास हो जाता है कौन सा? समसूत्री विभाजन। कौन सा आएगा? समसूत्री विभाजन। अब देखिए, समसूत्री विभाजन में क्या होता है? समसूत्री विभाजन में एक कोशिका होती है, उससे दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है? एक कोशिका और इससे दो पुत्री कोशिका बनी है। अब जो दो पुत्री का कोशिका बनी है तो वो जितना क्रोमोसोम मात्र कोशिका के पास है उतने ही गुणसूत्र किसके पास मिलेंगे? पुत्री कोशिका के पास मिलेंगे। मतलब ये 2n है तो यहाँ पे भी 2n होगा। ठीक है, ये किस में होता है? समसूत्री विभाजन में। लेकिन समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन कहाँ पे हो रहा है? कायिक कोशिकाओं में। तो देखिए, जब युग्मनज से क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। युग्मनज से भ्रूण के निर्माण में बहुत सारी युग्मनज से भ्रूण का जब निर्माण होता है तो बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी और उन कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होगा। तो युग्मनज से भ्रूण के निर्माण के समय जो विभाजन होता है उसे हम क्लीवेज या विदलन कहते हैं। ये समसूत्री विभाजन के समान ही होता है, लेकिन समसूत्री विभाजन नहीं होता है। विदलन आपके समझ में आया क्या होता है? युग्मनज से भ्रूण के निर्माण के लिए जो कोशिका विभाजन होता है उसे हम विदलन कहते हैं, लेकिन इसे समसूत्री विभाजन नहीं कह सकते, होता लगभग उसके समान है। तो क्या क्या अंतर होते हैं? देखिए, समसूत्री विभाजन और विदलन में समसूत्री विभाजन पहली बात होता है कायिक कोशिकाओं में, बॉडी सेल्स के अंदर होता है। किस में हो रहा है? कायिक कोशिकाओं में हो रहा है। और जो विदलन है ये किस में हो रहा है? युग्मनज में होता है। ठीक है, और अंडे में होता है। युग्मनज और अंडे में होता है। दूसरी चीज आपको यहाँ याद रखनी है, समसूत्री विभाजन की जो तैयारी अवस्था होती है जिसे हम बोलते हैं इंटरफेज। समसूत्री विभाजन की जो तैयारी अवस्था होती है जिसे हम बोलते हैं इंटरफेज, और इंटरफेज में कौन कौन सी होती हैं? G1, S और G2। G1, S और G2। लेकिन जो विदलन है, विदलन में केवल S प्रावस्था होती है।
विदलन में केवल एस प्रावस्था होती है, तो कौन कौन सी नहीं हुई, G1 और G2 प्रावस्था विदलन में नहीं होती है। अब देखिए विदलन में जब एस प्रावस्था हो रही है, G1 और G2 प्रावस्थाएं नहीं हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इंटरफेस सॉल्ट हो जाती है, इंटरफेस का जो समय है वो कम हो जाता है। तो एक चीज़ आपके यहाँ क्लियर होती है कि विदलन के अंदर समसूत्री विभाजन की तरह लंबी इंटरफेज नहीं होती है, यहाँ पे जो इंटरफेज होती है वो होती है सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर जो इंटरफेज होती है वो कैसी होती है, सॉल्ट होती है। उसके बाद आगे देखते हैं, जो विदलन होता है इसमें कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती है लेकिन उनका आकार घटता रहता है। समसूत्री विभाजन में आप देख रहे हैं, एक कोशिका इससे 2 बनी, फिर इन 2 से 4 बनी, तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी जैसे ही कोशिकाओं का आकार बढ़ेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर युग्मनज के चारों तरफ है जॉना पेलुसिडा, और जो जॉना पेलुसिडा के अंदर ही कोशिका विभाजन होता रहता है। मतलब एक कोशिका से 2 कोशिका बनी, लेकिन उन दोनों कोशिकाओं का जो आकार है वो पहले वाली एक कोशिका के समान ही है। इसका मतलब आधा हो गया, आधी आधी कोशिका 2 बनी। तो कहने का मतलब ये है, जब विदलन की प्रक्रिया होती है तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है लेकिन आकार में कमी आती है। और जब नई कोशिकाएं बनेंगी, जो नई कोशिकाएं बनेंगी उन्हें हम बोल देते हैं ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, विदलन के द्वारा जब नई कोशिकाओं का निर्माण होता है तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, ब्लास्टोमियर्स। तो जब नई कोशिकाएं बनेंगी तो नई कोशिकाओं में केंद्रक बनेगा, और केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होंगे, गुणसूत्र होंगे। गुणसूत्रों के लिए डीएनए की जरूरत पड़ेगी, और वो डीएनए कहाँ से आएगा, एस प्रावस्था से आता है। तो नए जो ब्लास्टोमियर्स या नई जो कोशिकाएं बनती हैं विदलन के समय, तो नई कोशिकाओं के लिए गुणसूत्रों की आवश्यकता होती है और वो डीएनए से बनते हैं। तो डीएनए का द्विगुणन होता है इंटरफेज की एस प्रावस्था में, इसलिए विदलन के अंदर केवल एस प्रावस्था होती है, G1 और G2 प्रावस्थाएं नहीं होती है। क्लियर है? तो विदलन में क्या हो रहा है, देखिए विदलन में हो क्या रहा है, हमारे पास एक कोशिका है और ये जो कोशिका है इसके चारों तरफ पारदर्शी कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, इस पारदर्शी जो लेयर है इसे हम क्या बोल रहे हैं, जॉना पेलुसिडा, ये मिलेगी। ठीक है, जॉना पेलुसिडा मिली, इसके बीच में हुआ केंद्र। अब इसमें होता है विदलन। ठीक है, विदलन जिसे हम क्लीवेज कहते हैं, दरार या खांच कहते हैं। तो विदलन में होता क्या है, यहाँ से, ठीक है, इस वाले पोल से इस वाले पोल तक यहाँ बीच में एक दरार विकसित होती है। ठीक है, एक दरार विकसित होती है, इधर हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ तक ये बीच में से जब दरार विकसित होती है तो ये नई कोशिका बन जाती है, नई कोशिका बन गई। तो इस तरीके से एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, लेकिन उन 2 कोशिकाओं का जो टोटल साइज है वो पहले वाली एक कोशिका के समान है। मतलब यहाँ कोशिका की संख्या बढ़ रही है लेकिन कोशिकाओं की जो आकार है, कोशिकाओं का जो आकार है उसमें वृद्धि नहीं होती है। और ये वाला जो भाग है ये होता है जॉना पेलुसिडा। ठीक है, अब ये जो 2 नई कोशिकाएं बनी हैं इनको कहा जाता है ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। इसका मतलब विदलन के फलस्वरूप बनने वाली जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सबको क्या कह रहे हैं, ब्लास्टोमियर्स कह रहे हैं। अब आगे इसमें से क्या होगा, जो अभी हम देख रहे थे, अभी हम जो देख रहे थे इसमें कोशिका कितनी, कोशिका कितनी इसमें अभी 2 थी, लेकिन अभी कितनी हो गई, 4 हो गई। फिर 4 से फिर बढ़ेंगे, कितनी आएंगी, 8 आ जाएंगी। ठीक है, 4 से बाद कोशिकाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक, तो धीरे धीरे करके
कोशिका विभाजन हो रहा है और इस कोशिका विभाजन को हम एक नाम दे देते हैं विदलन, क्लीवेज। ठीक है, ये कोशिका विभाजन कहाँ हो रहा है? ये था युग्मनज, जायगोट, और जायगोट में धीरे धीरे कोशिका विभाजन होता रहता है और नई कोशिकाएं बनती रहती है। ठीक है, ये नई कोशिकाएं कब तक बनती रहेंगी? ठीक है, ये विदलन का प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? तो यहाँ आपको समझना है, जब तक ये बाहरी परत है जिसको हम बोलते हैं जॉना पेलुसिडा, जब तक जॉना पेलुसिडा बनी रहेगी तब तक विदलन का प्रोसेस होता रहेगा, जब तक जॉना पेलुसिडा बनती रहेगी। तो देखिए यहाँ कोशिका के अंदर फिर कितनी आ गई? 16 कोशिकाएं आ जाती हैं। ठीक है, 8 से कितनी बन गई? 16 कोशिकाएं। 8 से लेकर के 16 कोशिकाओं का जो भ्रूण होता है उसे हम मॉरूला कहते हैं, मॉरूला। ठीक है, तो ये 8 कोशिका और ये 16 कोशिका, 8 से 16 कोशिकाओं तक वाली जो स्टेज होती है उस स्टेज को हम क्या कह देते हैं? मॉरूला। तो कोशिका कहाँ से बनी? जायगोट, युग्मनज, युग्मनज से धीरे धीरे कोशिकाएं बढ़ी, 1 से 2, 2 से फिर 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, इस तरीके से कोशिकाएं लगातार बढ़ती रहती हैं। ठीक है, अब होता क्या है, धीरे धीरे ये जो कोशिकाएं बीच में बनी हैं जिनको हमने बोला है ब्लास्टोमियर्स, ये ब्लास्टोमियर्स एक साइड हो जाती हैं और यहाँ एक कैविटी का निर्माण हो जाता है, एक कैविटी, एक गुफा बन जाती है जिसको हम बोल देते हैं ब्लास्टोसील, जिसको हम बोल देते हैं ब्लास्टोसील। ठीक है, और ये ब्लास्टोमियर्स कोशिकाएं कहलाती हैं और इनके ऊपर की तरफ एक कोशिकाओं की परत आ जाती है जिसे हम बोल देते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोल देते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट बनते ही जॉना पेलुसिडा नष्ट हो जाती है और यहाँ ट्रोफोब्लास्ट के बाद में विदलन रुक जाता है। तो विदलन का मतलब है, किसे कह रहे हैं? विदलन का मतलब आप जान चुके हैं, युग्मनज से क्या बना? मॉरूला बना, मॉरूला से क्या बना? ये ब्लास्टोमियर्स बने, इसके अंदर में ब्लास्टोसील आ गई और जब ये ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है तो इसे हम बोल देते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इसको बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट। जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो जाकर के यूट्रस के एंडोमेट्रियम में जाकर के इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन में जाकर, इम्प्लांटेशन जो हो रहा है वो किसका हो रहा है? ब्लास्टोसिस्ट का हो रहा है। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है जायगोट। ठीक है, बीच में आपको यहाँ न्यूक्लियस दिख रहा है, इसमें क्लीवेज स्टार्ट होता है। जब इसमें क्लीवेज स्टार्ट होता है तो आप देख पा रहे हैं ये इस तरीके से अलग अलग खंड इसके बन रहे हैं, अलग अलग खंड इसके बन रहे हैं। जैसे ही ये 8 से 16 सेल का बनता है तो इसे हम बोल देते हैं मॉरूला। ठीक है, फिर इसमें जब कोशिकाएं और कोशिकाओं की वृद्धि होती है, जब कोशिकाओं में की संख्या में वृद्धि होती है तो फिर बीच में कैविटी बन जाती है जिसको हम बोल देते हैं ब्लास्टोसील और उसके चारों तरफ जो कोशिकाएं की परत बन जाती है जहाँ पे जॉना पेलुसिडा थी उसको हम बोल देते हैं ट्रोफोप्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट के बाद इसे हम बोल देते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम पर जाकर के रुक जाता है। अब देखिए ब्लास्टोसिस्ट जो होता है उसके बाद में गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होता है। गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है? जब ब्लास्टोसिस्ट चिपक जाता है, इसका इम्प्लांटेशन होता है तो गैस्ट्रुलेशन स्टेज आ जाती है और गैस्ट्रुलेशन में क्या हो जाता है, जो क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म का विकास होता है और फिर यहाँ से नई कोशिकाओं या नए अंगों का निर्माण होता है। ठीक है, तो भ्रूण में जो निर्माण होता है, भ्रूण में नए ऑर्गन डेवलप होते हैं वो इसके बाद होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई। तो अभी हमने क्या समझा कि विदलन क्या होता है? विदलन में जायगोट से
भ्रूण का निर्माण होता है और उसमें कोशिका विभाजन होता है। अब इधर देखिए आप, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा जिसको हम बोलेंगे अंडवाहिनी या ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, ये वाला जो है, ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, हाँ जी, ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये है ओवरी, अंडाशय। ये जो भाग हैं ये फिम्ब्रिय हैं, ठीक है। यहाँ ओव्यूलेशन के बाद जैसे ही सेकेंडरी oocyte बाहर आता है, जैसे ही सेकेंडरी oocyte बाहर आता है, फिम्ब्रिय उसे पकड़ करके कहाँ ले जाते हैं, ओविडक्ट में ले जाते हैं। ओविडक्ट का ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं, हाँ जी, हाँ, ओविडक्ट का ये वाला जो भाग है इसमें आकर के क्या आ रहा है, फिम्ब्रिय से ओवम आ रहा है, और यहाँ बीच में होता है एम्पुला। एम्पुला क्या होता है, ओवरी का जो वाइडेस्ट एरिया होता है उसको हम एम्पुला कहते हैं, और एम्पुला में जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पुला में जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है। और यहाँ इस एम्पुला के बाद का जो भाग है इसको हम बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। तो एम्पुला से आगे कौन सा भाग है, इस्थमस। जो अपने क्लीवेज होता है, जो विदलन होता है, वो कहाँ पे हो रहा है, इस्थमस में हो रहा है। विदलन की प्रक्रिया कहाँ हो रही है, इस्थमस के अंदर हो रही है, ठीक है। और यहाँ जा कर के ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, यहाँ पर जा कर के इम्प्लांट हो जाता है। तो निषेचन के बाद 7वें दिन में जा कर के क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। इसका मतलब जो क्लीवेज का प्रोसेस है, या हम कहें विदलन की जो प्रक्रिया है, वो कितने दिन की है, विदलन की जो प्रक्रिया है वो हो जाती है कितने दिन की, निषेचन से लेकर के 6 दिन तक कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। विदलन, फर्स्ट विदलन निषेचन के 30 घंटे में स्टार्ट होता है, सेकंड विदलन 60 घंटे में, थर्ड विदलन 72 आवर्स में, और इस तरीके से विदलन का प्रोसेस चलता रहता है। क्लियर है। तो ये विदलन का प्रोसेस कहाँ पे शुरू हो रहा है, एम्पुला से, और एम्पुला से लेके फिर कहाँ तक पहुँच रहा है ये, ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट क्या कर रही है, एंडोमेट्रियम पर जा कर के मिल जाती है। क्लियर है। तो विदलन आपके समझ में आया। अब देखिए विदलन के प्रकार हम पढ़ लेते हैं, विदलन होता कितने प्रकार का है, ठीक है। कई बार जब क्वेश्चन आता है कि जैसे मानव जो होता है उसमें किस प्रकार का विदलन पाया जाता है, मुर्गी के अंडे में किस प्रकार का विदलन पाया जाता है, कुछ क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे जब हम समझते हैं कि विदलन कितने प्रकार का होता है, तो देखिए विदलन को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है पूर्णभंजी विदलन, और एक होता है अंशभंजी विदलन या अपूर्ण विदलन, ठीक है। पूर्णभंजी विदलन या अपूर्ण विदलन या अंशभंजी विदलन। पूर्ण विदलन किसे कहते हैं, देखिए पूर्ण विदलन होता है जिसमें पूरा का पूरा जो अंडा है वो 2 भागों में बढ़ जाए, ठीक है, वो 2 भागों में बढ़ जाए। अब अंडे के अंदर होता क्या चीज़ है, आपको पता है अंडा जो होता है उसके अंदर मिलता है पीतक या यॉक, ठीक है, पीतक या यॉक। और जो यॉक होता है उसकी उपस्थिति के आधार पर अंडे 4 प्रकार के होते हैं। पीतक की उपस्थिति के आधार पर अंडे 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें होंगे अपीतकी और सूक्ष्म पीतकी, फिर उसके बाद है मध्य पीतकी, ठीक है। तो ये 3 प्रकार हो गए, जिसमें बिल्कुल पीतक नहीं है, जिसमें बहुत कम पीतक है, या मीडियम पीतक है। इस प्रकार के अगर कोई अंडे हैं अपीतकी, सूक्ष्म पीतकी और मध्य पीतकी, तो उनमें जो विभाजन होता है वो पूर्णभंजी विभाजन होता है, ठीक है। पूर्णभंजी विभाजन से मतलब है कि इस अंडे को पूर्ण तरीके से 2 भागों में बांटा जाएगा, ठीक है। और ये किस किस में हो रहा है, जिसमें मिलता है अपीतकी अंडा, सूक्ष्म पीतकी अंडा और मध्य पीतकी अंडा। और ये होता किस में है भाई, अच्छा ये होता किस में है, तो इसे समझने के लिए पहले और थोड़ा सा समझिए।
यहाँ जो पूर्ण विभाजन हो रहा है ये दो प्रकार से होगा भाई। कौन कौन से होगा? एक तो होगा समान और असमान। समान और असमान से मतलब है कि जो ये कोशिकाएं बनेंगी ये समान मात्रा में बनेंगी, ये इनका जो साइज होगा वो समान रूप से होगा या फिर असमान रूप से होगा। ठीक है, समान रूप से हो रहा है या असमान रूप से हो रहा है। तो जो स्तनधारी होते हैं उनमें समान रूप से, और जो उभयचर होते हैं उसमें असमान रूप से होता है। समान रूप से किसमें? स्तनधारी में। और असमान रूप से किसमें? उभयचर। ठीक है, तो ये किसके प्रकार थे? पूर्णभंजी विदलन के। पूर्णभंजी विदलन किसमें होता है? अपीत की, सूक्ष्म पीत की और मध्य पीत की, जिनमें अंडे मिलते हैं उनके अंदर होता है। और जो विभाजन हो रहा है पूर्णभंजी, अगर उसमें जो पूरा का पूरा एक अंडा कोशिकाओं में विभाजित हो रहा है तो वो कोशिकाएं अगर समान आकार की हैं तो उसे हम समान, और अगर अलग अलग आकार की हैं तो असमान विभाजन कहेंगे। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास अंशभंजी विभाजन या अपूर्ण विभाजन। इसमें आपको पता है अतिपीत की अंडे आते हैं। अतिपीतकी से मतलब ऐसे अंडे आते हैं जिनके अंदर पीतक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे अंडे जिनके अंदर पीतक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है उन्हें हम अतिपीत के अंडे आते हैं, उनको हम अतिपीत के अंडे कहते हैं। और अतिपीत के अंडों में अंशभंजी विभाजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए जो पीतक होता है ना, पीतक कैसा होता है? ये निर्जीव पदार्थ होता है। ठीक है, कैसा होता है? निर्जीव। पीतक निर्जीव पदार्थ होता है, मतलब एबायोटिक होता है। ठीक है, नॉन लिविंग होता है। पीतक नॉन लिविंग होता है, और जब पीतक नॉन लिविंग होता है, निर्जीव होता है, तो इसमें विदलन नहीं होगा। इसमें विदलन नहीं होगा। इसका मतलब जहाँ जहाँ पे पीतक है ना वहाँ पे विभाजन नहीं होगा। तो इस आधार पर इसे हम दो भागों में बांटते हैं। इससे आपके शायद ज़्यादा क्लियर आए कि एक तो है ये वाला अंडा, और इसमें केंद्र में बीचों बीच में क्या है? पीतक है। अब पीतक में तो विभाजन होगा नहीं, तो पीतक के अलावा जो कोशिकाएं वहाँ विभाजन होगा। और ये कहाँ मिल रही हैं? सतह पर। ठीक है, किसकी सतह पर? पीतक की सतह पर। तो इसे हम अंशभंजी सतही विभाजन कह सकते हैं। सतही, अंशभंजी सतही विभाजन। कौन से अंडे? जिनमें केंद्र पीत की, जो केंद्र पीत की अंडे होते हैं, जिनमें पीतक केंद्र के अंदर मिलता है। अतिपीत की तो है लेकिन केंद्र के अंदर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? केंद्र पीत की अंडे कहेंगे। और ये होते हैं इंसेक्ट या कीट के अंदर। अतिपीत की है लेकिन इसमें जो पीतक है वो केंद्र के अंदर मिलता है, और पीतक की सतह पर कोशिकाएं मिलती हैं और उनमें विदलन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो इसे हम सतही अंशभंजी विभाजन कहते हैं, और ये अतिपीत के अंडों में होता है। दूसरा होता है कौन सा? बिंबाव विभाजन। अब बिंबाव में क्या होता है? जैसे आपने देखा मुर्गी का अंडा है, इसमें पीतक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता है ना मुर्गी का अंडा क्यों खाया जाता है? अंडा जो खाया जाता है वो पीतक की वजह से खाया जाता है, यॉक की वजह से। और जो पीतक होता है उसमें पूर्ण न्यूट्रिएंट होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, इसलिए उसे खाते हैं। ज़्यादा पीतक होगा तो ज़्यादा अच्छा अंडा माना जाएगा। और पीतक जब ज़्यादा होता है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? अतिपीत की। और इसमें जो पीतक होता है वो इस तरीके से भरा होगा, और ऊपर की तरफ जो कोशिकाएं हैं वो रह जाती है यहाँ, और एक जर्मिनल डिस्क का निर्माण कर लेती हैं। ऊपर की तरफ एक अलग ही डिस्क बना लेती हैं जिससे हम जर्मिनल डिस्क कहते हैं। इसको हम बिंबाव भी कहते हैं, और इसीलिए इस प्रकार के विदलन को हम बिंबाव विदलन भी कहते हैं। बिंबाव विदलन भी कहते हैं। तो बिंबाव विदलन और सतही विदलन ये अतिपीत की अंडों में मिलते हैं, और ये अंशभंजी विभाजन का प्रकार है। पीतक निर्जीव होता है, और जो विभाजन होता है अंडों में जो विभाजन होता है, या हम कहें जो विदलन होता है, ये विदलन पीतक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पीतक की जो मात्रा होती है उसके
व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे लॉ ऑफ ब्लफर कहा जाता है, ब्लफर का नियम कहा जाता है कि विदलन पीतक के मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद एक विभाजन का प्रकार यहाँ पे और है, जैसे हम बोल देते हैं निर्धारी या अनिर्धारी। निर्धारी और अनिर्धारी का मतलब है कि ठीक है विभाजन तो हो गया, यहाँ तक हमने देख लिया कि भाई जो भी विदलन हो रहा है, विदलन की प्रक्रिया हो रही है, समान है, असमान है, पूर्णमंजी या पूर्णमंजी, जो भी हो रहा है, लेकिन विदलन से क्या बनेंगी, कोशिकाएं बनेंगी, और उन कोशिकाओं को कहा जाता है ब्लास्टोमियर्स। अब जो ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं, अगर उन ब्लास्टोमियर्स का फ्यूचर पहले से डिसाइड है, पहले से डिसाइड है फ्यूचर कि भाई इस कोशिका से कोई पैर बनेगा, इससे मान लीजिए शरीर का कोई भाग बन रहा है, पंख बन रहा है या गर्दन बन रही है, ठीक है, कोई भी भाग बन रहा है, तो इसका मतलब इस प्रकार का विभाजन क्या होगा, पूर्व निर्धारित होगा। ठीक है, पहले से ही निर्धारित होगा। लेकिन एक होता है अनिर्धारी। अनिर्धारी विभाजन वो होता है जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, इम्प्लांटेशन के बाद 3 जर्मिनल लेयर बनती है, और जिन्हें हम बोलते हैं कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। उसके बाद अंगों का निर्माण होता है, मतलब जो ब्लास्टोमियर्स बने हैं वो जरूरी नहीं है कि कौन से वो फिक्स नहीं होते हैं कि कौन से ब्लास्टोमियर्स से कौन से ऑर्गन का विकास होगा। ठीक है, तो उसे हम निर्धारी या अनिर्धारी कहेंगे। तो आज बहुत दिन बाद क्लास हमने स्टार्ट की है, आज इतना ही, बाकी मिलते रहेंगे। थैंक यू।